स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण। हमें उम्मीद है कि आप लोग कल जो बताया गया उसको पढ़े होंगे, दोहराए होंगे और मेटाफर सिमिली के डिफरेंसेस को देखे होंगे कि उसके कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग क्या हैं उसको आपने तैयार किया होगा, दोहराया होगा। आज मैं पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार क्या है, मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसको देखेंगे और इसके डेफिनेशन को देखिए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच lifeless things abstract ideas expressed as having expressed as living creatures। जहां निर्जीव वस्तु को, अदृश्य विचार को, अदृश्य भाव को एक्सप्रेस एज लिविंग क्रिएचर, सजीव प्राणी के समान जहां वर्णन किया जाता है निर्जीव वस्तु का, अदृश्य भाव का, जहाँ सजीव प्राणी के समान हम लोग वर्णन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकृत किया गया उसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स at the door but once। अवसर, अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या है? अवसर, दरवाजे खटखटाती है किंतु एक बार। अवसर दरवाजे खटखटाती है किंतु एक बार, जबकि दरवाजा खटखटाने का काम कौन करता है? सजीव प्राणी करता है। यहाँ कह रहा है कि अवसर दरवाजे खटखटाती है जबकि दरवाजा खटखटाने का सजीव प्राणी करता है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी को पर्सनिफाई कर दिया गया है। किसको किया गया है? अपॉर्चुनिटी को। तो जहाँ निर्जीव वस्तु, अदृश्य भाव को सजीव की तरह से वर्णन किया जाए, ऐसा लगता है जैसे सजीव प्राणी है, तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि पर्सनिफिकेशन अलंकार है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजे खटखटाती है जबकि आप जानते हैं कि सजीव प्राणी दरवाजे को खटखटाता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पर्सनिफाई किया गया है। सेकंड एग्जांपल, लव इज ब्लाइंड। कहते हैं प्यार अंधा होता है, जबकि अंधा कौन होता है? सजीव प्राणी होता है, सजीव लिविंग क्रिएचर्स होता है। जबकि यहाँ कह रहा कि सजीव प्यार अंधा होता है, तो वो अलग सेंस में है। जैसे कि प्यार में ऊंच नीच, जात, धर्म, उम्र नहीं देखा जाता है, लेकिन वो बात अलग। यहाँ पर प्यार अंधा होता है जबकि अंधा सजीव प्राणी होता है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि लव को क्या है? पर्सनिफाई किया गया है। अदृश्य भाव का, निर्जीव वस्तु का जहाँ पर्सनिफाई किया जाता है, मानवीकरण किया जाए, ह्यूमन लिविंग क्रिएचर के समान वर्णन किया जाता है, तो समझ जाइए कि उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं।
एनेक्टी इज सीटिंग ऑन हर फेस। चिंता, एनेक्टी मीन्स क्या है? चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। जबकि बैठने का काम कौन करता है? सजीव प्राणी करता है, लिविंग क्रिएचर करता है। तो एनेक्टी को कहा जा रहा है कि एनेक्टी उसके चेहरे पर बैठी हुई है, यानी इसका पर्सनिफाई किया गया है। Death lives on his icy hands of kings। कह रहा है कि डेथ लेस ऑन हिज आइसी हैंड्स ऑफ किंग। मृत्यु पड़ी होती है, लेटी होती रहती है ऑन द आइसी हैंड्स ऑफ किंग्स। राजाओं के ठंडे हाथों पर क्या है? पड़ी रहती है, लेटी रहती है। जबकि लेटने का काम कौन है? सजीव प्राणी करता है। जो लिविंग क्रिएचर्स होता है सजीव प्राणी करता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जहाँ सजीव प्राणी की तरह से वर्णन किया जाए वहाँ हम लोग कहेंगे कि ये पर्सनिफिकेशन अलंकार है। Truth sits upon the lips of dying man। कह रहा है ट्रुथ, सत्य बैठती है अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। सच्चाई जो होती है, सत्यता जो होती है, मरते हुए व्यक्ति के लिप पर और जीभों पर बैठ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जबकि बैठने का कौन करता है? लिविंग क्रिएचर करता है, सजीव प्राणी करता है। यहाँ कहते हैं ट्रुथ सीट्स, सत्य बैठ जाती है। जबकि हम जानते हैं सजीव प्राणी बैठता है, यानी ट्रुथ का पर्सनिफाई कर दिया गया है। ट्रुथ को क्या है? पर्सनिफाई किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जहां इस प्रकार से आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या है? पर्सनिफिकेशन अलंकार है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies। स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन ने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। उसी में एक लाइन है, किंतु अंतरात्मा रोकती है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, किंतु अंतरात्मा रोकती है। दैट मर्मर सुन रिप्लाई, तुरंत मुझे उत्तर मिलता है, तुरंत एक बड़बड़ाहट के साथ उत्तर आती है। तो कहने का अभिप्राय है कि अंतरात्मा रोकती है, जबकि रोकने का काम सजीव प्राणी करता है। जबकि रोकने का काम कौन करता है? सजीव प्राणी करता है। तो यहाँ इसको कहा जाएगा कि पर्सनिफाई किया गया है। क्या किया गया है? पर्सनिफाई किया गया है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पर्सनिफिकेशन, आप देखेंगे निर्जीव वस्तु को, दृश्य भाव को जब सजीव की तरह से वर्णन किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है? उसको कहते हैं कि पर्सनिफिकेशन अलंकार है। अथॉरिटी forgets a dying king। अथॉरिटी forgets a dying king। कह रहा है कि अधिकार, अथॉरिटी मीन्स क्या है? अधिकार भूल जाती है, जबकि भूलने का काम कौन करता है? सजीव प्राणी करता है। क्या कह रहा है? अधिकार भूल जाती है। अधिकार भूलता है, भूलता कौन है? सजीव प्राणी भूलता है। आप लोगों को कहा जाता है कि आप इतने मीनिंग याद करके इडियम्स आना, पता चलता है कि आप अगले दिन बोलोगे सर मैं भूल गया, याद नहीं किया, बस आपका काम वहीं समाप्त हो जाता है।
भूलने का काम कौन करता है? सजीव प्राणी करता है। जबकि यहाँ कर अथॉरिटी फॉरगेट्स, अधिकार भूल जाती है या भुला देती है। अ डाइंग किंग, मरते हुए राजा को, यानी जिसका सत्ता जा रहा है, अधिकार उनको भूल जाती है, भुला देती है। तो यहाँ क्या है? पर्सोनिफाई किया गया है। तो इस प्रकार से तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं कि निर्जीव वस्तु को, अदृश्य भाव को जब सजीव की तरह से वर्णन किया जाता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण किया गया है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा इसके साथ में इसको खूब पढ़ें, दोहराते रहें, तभी इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। अदरवाइज केवल लिख करके रख लेंगे तो मिलने वाला इसका अधिकार, इसका एडवांटेज नहीं है। आप बार बार इसको दोहराएं, घर पे देखें, तभी इसका एडवांटेज रहेगा। चौथा है एपस्ट्रॉफ, संबोधन। इस संबोधन वाले में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें साइन रहेगा, या तो ये आएगा पहचान का, या दूसरा रहेगा कामा। इन्हीं दोनों में से एक कोई आपको मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है? ये आपका एपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है ना? एंड एपस्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस to dead abstract ideas as living things, जहाँ ऐसा संबोधन अलंकार उसे कहते हैं जो निर्जीव वस्तु को, अदृश्य भाव को सजीव की तरह से जहाँ वर्णन किया जाता है उसको हम लोग संबोधन किया जाता है, उसको कहेंगे एपस्ट्रॉफ संबोधन अलंकार कहते हैं। जहाँ निर्जीव वस्तु को, अदृश्य भाव को सजीव की तरह से संबोधन करते हैं, सजीव प्राणी के समान उसको संबोधन करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे संबोधन अलंकार कहते हैं। और संबोधन को शुरू करने के लिए कहीं पर संबोधन का चिन्ह रहेगा, और नहीं तो कहीं पर आपको वाक्य में कामा का प्रयोग मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि संबोधन अलंकार है। फॉर एग्जाम्पल, liberty, why are you so dear? Oh liberty, है आजादी, why are you so dear? तुम इतना प्रिय क्यों हो? आजादी किसको नहीं प्रिय है? आजादी जानवरों को भी हम देखते हैं कि प्रिय है। एक तोता को पिंजरे में जो कैद रहता है, जैसे आप ओपन करते हैं उसके विंडो को, वो जोर से भागता है। बैल भैंस रस्सी से बांध रखे हैं, और जैसे रस्सी टूटता है वो भागता है। यानी आज़ादी उसको भी बहुत अच्छी लगती है, आज़ादी चाहता है। एक व्यक्ति घरों में जो कैद रहते हैं, छोड़ा जाता है तो अपने खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। यानी
ओ लिबर्टी, ऐ आजादी, वाई आर यू सो डियर, तुम इतना प्रिय क्यों हो। आजादी को सजीव की तरह से संबोधन किया जा रहा है आजादी, सजीव प्राणी के समान संबोधन करते हैं। और संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। ओ डेथ, कम सून, कहता है ऐ मृत्यु जल्दी आओ, ऐ मृत्यु शीघ्र आओ। तो ऐ मृत्यु क्या है, संबोधन किया जा रहा है। सजीव प्राणी के समान संबोधन जहां किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, एपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ओ डेथ सजीव की तरह से संबोधित किया जा रहा है, जिसको एपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, संबोधन अलंकार कहते हैं। ब्रेक, 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 ब्रेक। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने पोयम लिखा है। आर्थर हेलम उसका फ्रेंड रहता है, क्लोज फ्रेंड। वह उस समय डेड कर जाता है तो उसके बारे में लिखता है। मैंने बताया था कि या तो संबोधन का चिन्ह रहेगा या कहीं कामा का प्रयोग रहेगा। तो यहाँ देखिए कामा का यूज किया गया है। ये भी आपका संबोधन अलंकार है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ टाइम, on whose last step I climb। बच्चों ये आपने पढ़ा ए लामेंट। ए लामेंट वाले लेसन में पीवी शैली ने लिखा है कि ओ वर्ल्ड, ऐ संसार, ओ लाइफ, ऐ जीवन, ओ टाइम, ऐ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिस पर कि मैं अपना अंतिम कदम चढ़ने का काम किया, अब वो कहाँ आएगा और वो फिर कब आएगा जीवन में। तो ओ वर्ल्ड संबोधित कर रहा है, ओ लाइफ, ओ टाइम, सजीव के समान यहाँ संबोधन किया गया है। इसलिए एपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, एपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है। लव, let us be true to one another। देखिए, love let us be true to one another। मैथ्यू आर्नोल्ड ने डॉबर विच लेसन में लिखा है, अपने विलिबर्ट को कहता है, आओ हम तो मिलकर एक दूसरे से सच्चा प्रेम करें। दुनिया में चारों तरफ मिथ्या है, तो कम से कम हम और तुम मिलकर के रियलिटी को शो किया जाए। तो देखिए कामा का इस्तेमाल किया गया है, अदृश्य भाव है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, एपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है। देखें, शेक्सपियर ने लिखा हैमलेट। उस हैमलेट में
हैमलेट ये ड्रामा है शेक्सपियर का, उसी में की लाइन है। हैमलेट अपनी मदर को कहता है, फ्रैलिटी दाई नेम इज ओ मैन। फ्रैलिटी कामा का यूज किया गया है। धोखा, तेरा ही नाम स्त्री है, तेरा ही नाम स्त्री है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि संबोधन अलंकार में निर्जीव वस्तु को, अदृश्य भाव को सजीव मान करके जहाँ वर्णन किया जाता है तो समझ जाइए कि वहाँ पर संबोधन अलंकार है, संबोधन की तरफ स्पीच है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि जहाँ निर्जीव वस्तु रहेगा, अदृश्य भाव रहेगा, वहाँ पर जब संबोधन सजीव की तरह से किया जाए, या तो संबोधन का चिन्ह या तो कामा का प्रयोग रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि संबोधन अलंकार है। संबोधन अलंकार है, इजीली आप परीक्षा में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफ में क्या डिफरेंस है इसको देख लें। पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रॉफ दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं आप जानते हैं। यहाँ भी लाइफलेस थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ भी लाइफलेस थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रहता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ लाइफलेस थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को सजीव की तरह से वर्णन किया जाता है, सजीव मानकर वर्णन करते हैं, जबकि यहाँ लाइफलेस थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम लोग सजीव की तरह संबोधन करते हैं, या मानकर वर्णन करते हैं, और यहाँ हम लोग सजीव की तरह से संबोधित किया जाता है, संबोधन करने का काम करते हैं। यहाँ पर कोई साइन नहीं रहता है, कोई साइन नहीं है। यहाँ आपको साइन भी मिलेगा, साइन भी मिलेगा, आपको संबोधन का चिन्ह रहेगा या आपको कामा का चिन्ह दिखाई देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देख करके और पर्सनिफिकेशन को, एपोस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच को प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे और इसका लाभ आप उठाएंगे। तो गर्मी का समय ये जो चल रहा है और महामारी के बीच में जो खाली समय मिला है, कहीं आपका ये यूजलेस न चला जाए। आप ये ध्यान रखें कि बोर्ड एग्ज़ाम ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा नंबर नहीं आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क तब आएंगे जब उसको आप समय का सदुपयोग करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं। बाकी जो रीमेन अभी 3 पार्ट्स और हैं, ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोल है, ओनोमेटोपोइया है, उसको नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं कर दूँगा। इसके लिए आप तैयारी करें इसको। थैंक यू।